नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सोचो इंडिया पर, जहां हम लेकर आते हैं असली घटनाओं की कहानियां जो लगती हैं फिल्म जैसी लेकिन होती हैं हकीकत। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो कभी ट्रेनों में सब्जी और मूंगफली बेचता था, लेकिन आगे चलकर उसने भारत के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक को अंजाम दिया। ये कहानी है अब्दुल करीम तेलगी की, जिसने RS 30,000 करोड़ का एक नकली साम्राज्य खड़ा किया, बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को अपनी जेब में रखा और देश के फाइनेंशियल सिस्टम को लगभग घुटनों पर ला दिया। सवाल यह है कि उसने ये सब किया कैसे? एक मामूली इंसान जिसका बचपन तंगी में गुजरा, वो देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज कैसे बन गया? आज हम इसी कहानी के हर पन्ने को पलटेंगे और जानेंगे कि कैसे तेलगी ने उसी सिस्टम को धोखा दिया जो उसे पकड़ने के लिए बना था। आप सोचकर देखिए, एक ऐसा घोटाला जो इतना बड़ा था कि जब उसका पर्दाफाश हुआ तो सरकार एक अजीब मुश्किल में फंस गई। यह कुछ ऐसा था जैसे आपको पता चले कि आपके शहर के हजारों घर नकली ईंटों से बने हैं। अब अगर आप उन ईंटों को अवैध घोषित करते हैं तो आपको हजारों घर गिराने पड़ेंगे, जिससे लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। तेलगी के नकली स्टैंप पेपरों के साथ भी यही दुविधा थी। अगर सरकार उन्हें रद्द करती तो देश भर में हुए लाखों प्रॉपर्टी सौदे, शादियां और व्यापारिक समझौते अवैध हो जाते। यह तेलगी घोटाले की असली ताकत थी, एक ऐसा जाल जिसने पूरे देश को जकड़ लिया था। यह सिर्फ पैसों का घोटाला नहीं था, यह भरोसे का घोटाला था जिसने भारत के कानूनी और वित्तीय सिस्टम की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इस कहानी का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी किसी बड़े खानदान से नहीं था। उसका जन्म 1961 में कर्नाटक के खानापुर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता भारतीय रेलवे में एक मामूली कर्मचारी थे और जब तेलगी बहुत छोटा था तभी उनकी मौत हो गई। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। घर चलाने की जिम्मेदारी कम उम्र में ही तेलगी के कंधों पर आ गई। उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने परिवार का पेट पालने के लिए ट्रेनों में फल और सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। कहते हैं कि तेलगी में बेचने की कला पैदाइशी थी। वो अपनी मीठी बातों और होशियारी से मिनटों में सारा सामान बेच देता था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वो सिर्फ गुजारा नहीं करना चाहता था, वह अमीर बनना चाहता था, बहुत अमीर। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बेहतर मौकों की तलाश में सऊदी अरब चला गया। वह 7 साल तक वहां रहा, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगा। जब वह भारत लौटा तो उसके दिमाग में अमीर बनने का एक नया, खतरनाक और तेज रास्ता था, जालसाजी का रास्ता। मुंबई वापस आकर तेलगी ने शुरुआत में एक ट्रैवल एजेंसी खोली, जिसका काम भारत से मजदूरों को खाड़ी देशों में भेजना था। यहीं से उसने अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। उसने उन मजदूरों के लिए नकली पासपोर्ट और दस्तावेज बनाना शुरू कर दिया जिनके कागजात पूरे नहीं होते थे। इस काम को पुशिंग कहा जाता था और तेलगी इसमें माहिर हो गया। वो जाली दस्तावेजों के जरिए लोगों को इमिग्रेशन जांच से बचाने में मदद करता था। यह काम अच्छा चल रहा था और पैसा भी आ रहा था, लेकिन 1995 में इमिग्रेशन अधिकारियों की नजर उस पर पड़ गई। धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस शख्स का नाम था राम रतन सोनी, जो एक सरकारी स्टाम्प वेंडर था। सोनी ने तेलगी को स्टाम्प पेपर के धंधे की ताकत समझाई। यह मुलाकात एक प्यासे को समंदर का पता बताने जैसी थी। सोनी ने उसे समझाया कि स्टाम्प पेपर हर कानूनी दस्तावेज की आत्मा होते हैं और अगर इनकी नकल की जा सके तो यह सोने की खान साबित हो सकता है। तेलगी के शातिर दिमाग में एक आइडिया जन्म ले चुका था। जेल से बाहर आते ही उसने भारत के सबसे बड़े घोटाले की नींव रखनी शुरू कर दी। जेल से छूटने के बाद तेलगी ने सबसे पहले कानूनी तरीके से काम करने का नाटक किया। उसने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके स्टैंप वेंडर का लाइसेंस हासिल कर लिया। शुरुआत में वो असली स्टैंप पेपर के साथ कुछ नकली पेपर मिलाकर बेचता था, जिससे उसे भारी मुनाफा होता था। लेकिन तेलगी की महत्वाकांक्षा इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो पूरे सिस्टम पर कब्जा करना चाहता था। उसने मौके को पहचाना। 90 के दशक में देश में स्टाम्प पेपर की भारी कमी थी। यह कमी एक सूखे की तरह थी, जहां हर कोई कानूनी काम के लिए स्टाम्प पेपर की कुछ बूंदों को तरस रहा था। तेलगी ने इसी कमी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और अपने नकली स्टाम्प पेपरों का एक निजी जलाशय खोल दिया। उसने तय किया कि वह खुद स्टाम्प पेपर छापेगा, लेकिन सवाल था, कैसे? सरकारी स्टाम्प पेपर छापने वाली मशीनें तो सिर्फ नासिक की सरकारी सिक्योरिटी प्रेस में थी। यहीं तेलगी ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। यह ऐसा था मानो कोई चोर टकसाल में घुसकर असली नोट छापने वाली मशीन ही चुरा ले।
उसने नासिक सिक्योरिटी प्रेस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को मोटी रिश्वत दी और उनकी मदद से पुरानी और खारिज की जा चुकी प्रिंटिंग मशीनें नीलामी में खरीद लीं। ये वही मशीनें थीं जिन पर कभी असली स्टाम्प पेपर छपते थे। उसने उन मशीनों को ठीक करवाया और मुंबई में अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस शुरू कर दी। अब तेलगी के पास वो टेक्नोलॉजी थी जिससे वह ऐसे नकली स्टैंप पेपर छाप सकता था जिनमें और असली में फर्क करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन सिर्फ छापना काफी नहीं था, उन्हें बेचना भी था। इसके लिए तेलगी ने एक विशाल नेटवर्क खड़ा किया। उसका नेटवर्क एक मकड़ी के जाले की तरह था जिसके तार देश के 18 राज्यों और 70 से ज्यादा शहरों तक फैले थे। उसने एजेंटों का एक बड़ा नेटवर्क बनाया जो इन नकली स्टैंप पेपर्स को बैंकों, बीमा कंपनियों, स्टॉक ब्रोकरेज फर्मों और आम लोगों तक पहुंचाते थे। यह घोटाला 10 सालों तक चलता रहा और तेलगी का नकली साम्राज्य अब हकीकत बन चुका था, जिसकी कीमत 30,000 करोड़ आंकी गई। पैसा अब पानी की तरह बह रहा था। तेलगी ने बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। वह अपनी असाधारण जीवन शैली के लिए जाना जाता था। उसकी शामें मुंबई के डांस बार में गुजरती थीं, जहां वह पानी की तरह पैसा बहाता था। एक मशहूर किस्सा है कि उसने मुंबई के एक बार में एक ही रात में अपनी पसंदीदा डांसर पर 90 लाख से ज्यादा लुटा दिए थे। उसकी इस हरकत ने उसे सुर्खियों में ला दिया। वह बोरियों में पैसे रखता था और उसके नेटवर्क में पुलिस अधिकारी, राजनेता और सरकारी कर्मचारी सब शामिल थे। उसका दबदबा ऐसा था कि वह जेल के अंदर से भी अपना धंधा चलाता रहा। जब भी कोई खतरा महसूस होता तो वह अधिकारियों को मोटी रिश्वत देकर खरीद लेता था। उसने अपने काले धन को सफेद करने के लिए कई प्रॉपर्टीज बनाई और कई देशों में बैंक खाते खोले। एक ट्रेन में सब्जी बेचने वाला लड़का अब एक क्राइम सिंडिकेट का सरगना बन चुका था, जिसकी पहुंच सिस्टम के हर कोने तक थी। लेकिन हर अपराध की एक उम्र होती है। साल 2000 में बेंगलुरु पुलिस को एक टिप मिली कि एक ट्रक में नकली स्टैंप पेपर ले जाए जा रहे हैं। पुलिस ने छापा मारा और तेलगी के 2 लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। यह उस विशाल बर्फीले पहाड़ का सिर्फ एक छोटा सा सिरा था जो सतह के नीचे छिपा था। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे परतें खुलने लगी। मुख्य आरोपी के तौर पर तेलगी का नाम सामने आया। तेलगी फरार हो गया, लेकिन आखिरकार नवंबर 2001 में उसे अजमेर से गिरफ्तार कर लिया गया। यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जांचों में से एक थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, घोटाले का आकार बड़ा होता गया और इसमें कई बड़े पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं के नाम भी सामने आए। 2007 में अदालत ने तेलगी को इस महाघोटाले का दोषी ठहराया और उसे 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर Rs 202 करोड़ का भारी जुर्माना भी लगाया गया, जो उस समय भारतीय इतिहास में किसी दोषी पर लगाया गया सबसे बड़ा जुर्माना था। तेलगी को बेंगलुरु की जेल में भेज दिया गया। उसकी सारी दौलत और दबदबा धरा का धरा रह गया। अब्दुल करीम तेलगी की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान का लालच और सिस्टम की कमजोरियां मिलकर देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। जेल में तेलगी की सेहत लगातार गिरती रही। वह डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियों से पीड़ित था। 23 अक्टूबर 2017 को कई अंगों के काम करना बंद कर देने के कारण बेंगलुरु के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। तेलगी तो मर गया, लेकिन अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया। उसकी गिरफ्तारी एक विशाल हिमखंड के सिर्फ ऊपरी हिस्से को तोड़ने जैसा था। क्या घोटाले में शामिल सभी बड़े चेहरे जो पानी के नीचे छिपे हुए हिमखंड का बड़ा हिस्सा थे, कभी बेनकाब हो पाए? क्या वह सिर्फ एक मोहरा था और असली मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे ही रह गए? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब शायद हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गए हैं। तेलगी की कहानी एक चेतावनी है कि जब तक सिस्टम में भ्रष्टाचार मौजूद है, तब तक ऐसे घोटाले होते रहेंगे जो देश की नींव को खोखला करते हैं। यह अब्दुल करीम तेलगी की असली तस्वीर है। अगर आपको यह कहानी जानकारीपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगली वीडियो मिस न करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर देखना चाहेंगे।